अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एज इफ और एज दो में क्या डिफरेंस है। ये अक्सर कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, उनको समझ में नहीं आती कि इनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पर एज इफ यूज करें, कहाँ पर एज दो यूज करें। तो आज आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगी इंशाल्लाह। पहले हम ये समझेंगे कि एज इफ और एज दो का मीनिंग क्या होता है। The both are used to describe a situation that appears to be true or to compare something to an imagined or hypothetical situation scenario. Okay. अगर मैं उर्दू या हिंदी में आपको इसका मतलब बताऊं तो वो होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा के या जैसे के। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो ऐसे मुस्कुराई जैसे के, या उसने मुझे ऐसे देखा जैसे के, या वो ऐसे बोला जैसे के। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पर हम एज इफ या एज दो इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह के सेंटेंसेस बनाते वक्त तीन तरह के सिनेरियोज होते हैं। वो सिनेरियोज मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि पहला जो सिनेरियो है वो ये है कि डिस्क्राइबिंग अपीयरेंस और इम्प्रेशंस। जब आपने किसी दूसरे इंसान की अपीयरेंस या इम्प्रेशन बताना होता है तो वहां पर हम ये एज इफ और एज दो यूज करें। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस बताए थे कि भाई वो ऐसे मुस्कुराया जैसे कि, या उसने मुझे ऐसे देखा कि जैसे कि, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि। इस तरह के सेंटेंसेस देखिए, जैसे इसको मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। जैसे ये है, शी स्माइल्ड एज इफ शी हैड जस्ट वन द लॉटरी। वो ऐसे मुस्कुराई जैसे कि उसने अभी लॉटरी जीती है। किसी को आप तंजिया कहते हैं ना, तंजिया बोलते हैं इस तरह के जुमले, ठीक है। तो वो मुस्कुराई जैसे कि उसने अभी लॉटरी जो ना जीती है, ठीक है। अब आप देखिए सेम सेंटेंस को मैंने एज दो के साथ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह के सिनेरियो के जब सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो हम इनको एक दूसरे की जगह पर एज इफ और एज दो को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इन दोनों का सेम मीनिंग आता है, ठीक है। जैसे कि ही स्टेयर्ड एट मी एज इफ आई हैड सेड समथिंग शॉकिंग। उसने मुझे ऐसे घूरा कि जैसे मैंने कोई बड़ी शॉकिंग किस्म की बात की है। जैसे कि ही स्टेयर्ड एट मी एज दो आई हैड सेड समथिंग शॉकिंग, ठीक है। तो सेम हमने दोनों इस तरह के सेंटेंसेस बनाते वक्त हमने दोनों को यूज किया है, एज इफ और एज दो, और इनका सेम मीनिंग बनता है। तो इसका मतलब है कि ये हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसका फिर डिफरेंस क्या है। आगे जाके बताती हूँ। एक सटल सा डिफरेंस है जो मैं आगे आपको बताती हूँ। अभी आप इसके सिनेरियो समझे। अभी हमने क्या सिनेरियो पहला डिस्कस किया है कि जब आपने किसी की अपीयरेंस बतानी होती है, किसी का इंप्रेशन बताना होता है, वहां पर यूज करते हैं। एक और सिनेरियो बनता है जहां पर हमने हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशंस के बारे में बात करनी होती है, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन, मतलब वो रियल नहीं होती हैं, आप उसको सपोज कर रहे होते हैं, या आप इमेजिनरी सिचुएशंस जो है वो बता रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जो होती है। अब इस तरह के सेंटेंसेस में आपने एक चीज जहन में रखनी है कि जो हम टेंस यूज करेंगे वो पास्ट टेंस यूज होगा। पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज होगा। कैसे यूज होगा बताती हूँ आपको। जैसे ये एग्जांपल्स देखें। पहली एग्जांपल, ही टॉक्स एज इफ ही वर द बॉस हियर। वो ऐसे बोलता है जैसे वो यहाँ का बॉस होता है। अब वो बॉस है नहीं, ये रियल सिचुएशन नहीं है, आप सिर्फ एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रहे हैं। तो हमने इसलिए देखे कि ही टॉक्स हमने प्रेजेंट में लिया है, लेकिन उसके एज इफ के बाद वाला जो सेंटेंस देखे ही वर द बॉस, हमने यहाँ पर पास्ट टेंस इस्तेमाल किया है। अब आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि मैम ही के साथ तो वॉज यूज होता है, आपने वर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों? बताती हूँ। जब हम इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे थे, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे ग्रामर का एक रूल है कि सब्जेक्ट कोई भी हो हम वर्ड यूज करते हैं, वॉज नहीं यूज होता है। लोग अक्सर स्पोकन इंग्लिश में वॉज बोल जाते हैं, और नेटिव स्पीकर्स को भी मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है कि वो भी बोल जाते हैं, लेकिन अगर ग्रामर रूल्स के हिसाब से बताऊं तो वो रॉन्ग है। लेकिन हाँ, लोग बोल जाते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप भी बोल जाते हैं तो मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि भाई तुमने गलत बोला है, लेकिन आपको बताना मेरी जिम्मेदारी है कि ग्रामर रूल यही है कि जब आप इमेजिनरी सिचुएशंस बता रहे होंगे तो आप सब्जेक्ट चाहे आई है, यू है, ही है, वॉज है, कोई भी है, आप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो बॉस लगा हुआ होता है यहाँ पर, हम जिस तरह से उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। आप उसी सेंटेंस को देखिए, मैंने एज दो के साथ भी लिखा हुआ है, मीन्स के एक दूसरे की जगह पर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के अंदर भी, जब इस तरह के सेंटेंसेस भी बना रहे होंगे। ऐसे ही आप दूसरी एग्जांपल देखिए, शी एक्ट्स एज इफ शी हैड नॉट मेड एनी मिस्टेक। वो ऐसे बिहेव करी, ऐसे एक्ट कर रही है, करती है जैसे कि उसने कोई मिस्टेक की ही नहीं है, उसने कोई गलती की ही नहीं है, जबकि रियल में ये है कि उसने गलती की है।
लेकिन आप इमेजिन करके बता रहे हैं कि भाई ऐसे बिहेव कर रही है, ऐसे एक्ट कर रही है जैसे किसने कोई गलती की नहीं, मतलब कि वो शर्मिंदा नहीं हो रही है, ठीक है। तो इमेजिनरी सिचुएशन है, तो इसने आप देखा हैड नॉट हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। पास्ट टेंस मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस होगा यूज या पास्ट परफेक्ट टेंस होगा यूज, ठीक है। वो ऐसे कर रही है जैसे उसने कोई मिस्टेक की ही नहीं है। तो ये हो गया जी हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशंस में जब हम जुमले बनाएंगे तो वहां पर भी हम एज इफ और एज दो को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, लेकिन जो टेंस हम यूज करेंगे वो पास्ट टेंस यूज होगा। अब आ जाते हैं जी हम रियल सिचुएशंस की तरफ। जब आपने रियल सिचुएशंस की बात करनी होती है तो वहां पर हमने जब जुमले बनाने हैं एज इफ और एज दो के साथ, तो हम प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हैं और हम पास्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं। अब आप सवाल करेंगे कि प्रेजेंट कहाँ होगा, पास्ट कहाँ होगा। देखें, अगर आप कोई रियल सिचुएशंस प्रेजेंट में जो है उसके बारे में बात करें तो हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। लेकिन ऐसी ही कोई रियल सिचुएशन है जिस जो कि पास्ट में हुई है, हो तो वो पास्ट में गई है, खत्म हो गया वो काम, लेकिन इस वक्त आप बता रहे हैं उसके बारे में, बात कर रहे हैं, तो फिर हम पास्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, ये है ना, इट लुक्स एज इफ इट्स गोइंग टू रेन। अब आपको बादल नजर आ रहे हैं, रियल सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि भाई बारिश होने वाली है, बारिश बस मतलब सारे आसार सामने हैं बारिश के, जैसे बादल नजर है, मौसम वैसा ही नजर आ रहा है। तो अब चूंकि प्रेजेंट में खड़े होकर आप प्रेजेंट की ही सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो हमने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया है। जैसे कि सेकंड सेंटेंस है, शी स्पीक्स एज दो शी नोज एवरीथिंग। वो ऐसे बोलती है जैसे कि उसको सब पता है। अब ये भी रियल सिचुएशन है, क्योंकि आप यहाँ पर ये आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो वाकई में ऐसे बोलती है, इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो जैसे कि उसको सब पता है, वो जानती है। यहाँ पर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देखें कि पहला सेंटेंस एज इफ है, दूसरा एज दो है, मतलब कि हम एक दूसरे की जगह पर यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन में भी एज इफ और एज दो को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगले सेंटेंसेस देखें, ही लुक्ड एज इफ ही वाज अबाउट टू क्राई। वो ऐसे दिखा, ऐसे लगा या ऐसा दिखा जैसे वो बस रोने ही वाला था। अब ये पास्ट में कुछ हुआ था, पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां पर उसकी ऐसी सिचुएशन थी कि उसके चेहरे पे ऐसे तासुरात थे, आपको लगा वो रो देगा अभी। और पास्ट में जो हुआ, इस वक्त खड़े होकर प्रेजेंट में आप किसी को वो बात बता रहे हैं तो आपने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया। वो ऐसा दिखा कि जैसे वो रोने ही वाला था। इसी तरह से दे एक्टेड एज दो दे डिडंट हियर मी। उन्होंने ऐसे एक्ट किया, ऐसे बिहेव किया कि जैसे कि उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, ठीक है। उस वक्त पास्ट में हुआ था, तो आप देखें कि हमने दोनों तरह ही लुक्ड दे एक्टेड हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया, और एज इफ और एज दो के साथ भी हमने ही वॉज और दे डिड नॉट हमने पास्ट के टेंसेस इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ पर भी हमने एज इफ और एज दो को सेम मीनिंग में इंटरचेंजेबली यूज किया। अब आप कहेंगे कि मैम फिर डिफरेंस क्या है एज इफ और एज दो में? तो की डिफरेंसेस जो मैंने इनके बताए हैं आपको, इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में, मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं। सिर्फ इसका जो अगर मेन की डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो वो है प्रेफरेंस का, कि जो एज दो है ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है। आपको किताबों में एज दो नजर आएगा, आपको जो है वो एग्जाम्स में अगर आप जो भी फॉर्मल राइटिंग होती है इंग्लिश की, वहां पर लिखते वक्त एज इफ नहीं ज्यादा इस्तेमाल होता, वो एज दो इस्तेमाल है। इवन दो कि आप इन दोनों को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन जब आप फॉर्मल इंग्लिश में यूज कर रहे होंगे तो एज दो को प्रेफर किया जाता है, एज इफ को स्पोकन इंग्लिश में जो है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कोशिश करें कि जब आप जैसे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप वहां पर लिखते हुए कोई ऐसे लिख रहे हैं कुछ भी, तो एज दो का इस्तेमाल कीजिए और स्पोकन इंग्लिश में एज इफ का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनको एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके जी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से कोई और कॉन्सेप्ट हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए मजीद लेसन बनाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।